जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द एज ऑफ फियर के एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको डर की सच्ची तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटिटी के बारे में जो आपकी कोई भी विश पूरी कर सकती है, बस बदले में वो आपसे कुछ कंडीशन या कह सकते हैं कुछ प्रॉमिसेस लेती है। दोस्तों, इस एंटिटी का अलग अलग रिलीजियंस में अलग अलग नाम है। जैसे कि इस्लाम में इसे जिन्न कहा जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में इसे भाल कहा जाता है, वही ज्यूस धर्म में इसे एस्मोडियस कहा जाता है, और वही क्रिश्चियनिटी में इसे बेल कहा जाता है। वही यूरोपियन फोल्कलोर के हिसाब से इसे पक भी कहा जाता है। यूजुअली ये होती बहुत डेंजरस एंटिटी है और कई लोग तो आजकल इसके बारे में जानने भी लगे हैं और इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कामयाबी पाना चाहते हैं, लेकिन वो एक शॉर्टकट से, किसी भी मेहनत से नहीं, और ऐसे ही लालची लोग इस जाल में फंसते हैं। आज हम एक ऐसी ही लड़के की बात करने वाले हैं जिसका नाम था रोहित, जो कि अभी जस्ट अपना 12 पास आउट किया था और वो बिहार का आरा से रहने वाला लड़का था। वो रोहित को भी बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन रोहित ने 10th के बाद कॉमर्स किया था जिससे कि वो बिजनेस कर सके। अधिकतर लड़के साइंस या आर्ट्स लेते हैं नौकरी के लिए, लेकिन रोहित को शुरू से ही पैसे कमाने का बहुत शौक था। रोहित वैसे तो कॉमर्स करने के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। उसकी फैमिली उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग थी नहीं, क्योंकि रोहित के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे और रोहित की मम्मी अभी भी दूसरों के घर में एज अ मेड काम कर रही थी। तो फाइनेंशियली वो रोहित को मुश्किल से ही स्कूल में पढ़ा पा रहे थे। तो रोहित का एक दोस्त वहीं पर बिहार में ही दानापुर में रहा करता था। दानापुर में रोहित के दोस्त का बहुत ही अच्छा कॉटन का कारोबार चलता था। रोहित को भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए रोहित भी उसके पास जाके काम सीखना चाहता था, और ऐसा ही हुआ। उसके दोस्त ने उसको करीबन 2 हफ्ते के बाद दानापुर बुला लिया। वो दानापुर गया और अपने पहले 3 दिन तो बहुत अच्छे से काम सीखा और बहुत इंजॉय भी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे रोहित के दोस्त की एरोगेंस और एटीट्यूड रोहित को लेके बदलने लगा और बिहेवियर भी बहुत रूड हो गया, जिससे रोहित बहुत इरिटेट हो गया करता था। लेकिन रोहित के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था वहाँ काम सीखने के अलावा, क्योंकि वो वहाँ पे काम सीखता था तो उसे वहाँ पे एज अ इंटर्न अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे, जिसकी वजह से रोहित की मम्मी को बहुत अच्छे खासा रेस्ट भी मिल गया था। लेकिन एक दिन इसी एरोगेंस और रूडनेस की वजह से रोहित और उसके फ्रेंड के बीच बहुत ही गर्म बातचीत होती है और बहुत ही ज़्यादा बहसा बहसी के बाद रोहित डिसाइड करता है कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं सीखूंगा, और रोहित उसी दिन अपना बैग पैक करके वापस आरा आने लगता है। तभी बीच में एक स्टेशन आया ही था जहाँ पे वो रुका। उस स्टेशन का नाम था बीटा। जैसे ही वहाँ पे उतरा, पूरा स्टेशन सन्नाटा था, क्योंकि ट्रेन अभी वहाँ पे 25 मिनट और रुकने वाली थी। रोहित ने सोचा कि तब तक इधर थोड़ा टहल ही लेता हूँ। जब रोहित टहल रहा था तभी उसे चाय पीने का मन करता है, तो जाके वो अपने लिए चाय खरीद के उसे पीते पीते टहलने लगता है। वहीं पर प्लेटफॉर्म के पास एक ठो बाबा जी बैठे थे जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा भूखे लग रहे थे। रोहित को बोले कि रोहित बेटा कुछ खिला दे, 2 दिन से भूखा हूँ। यह सुन के रोहित का मन किया बाबा जी को कुछ खिलाने पिलाने का। रोहित अपनी चाय खत्म करके बाबा जी के लिए लग गया और कुछ खाने का ले आया। वो खा के बाबा जी रोहित से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बच्चा, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब होगा। तभी रोहित नीची आवाज़ में बोलता है कि मैं क्या कामयाब हूँगा, अच्छी खासी नौकरी मिली थी, उसको भी गुस्से के चक्कर में खो दिया मैंने। अब फिर से मम्मी काम करेगी और मेरा कुछ ठिकाना नहीं है कि अब मैं क्या करूँगा।
ये सुन के बाबा जी समझ गए कि रोहित की जिंदगी में अभी क्या चल रहा है। बाबा जी ने रोहित को उस टाइम दानापुर जब वो आया था और जब वो लोग बीटा पे रुके थे, तो बीटा से आरा के बीच रोहित को उस बाबा जी ने सब कुछ समझाया उस एंटिटी भाल के बारे में। और रोहित इस एंटिटी से बहुत अट्रैक्ट भी हो गया था, क्योंकि रोहित को भी यह कामयाबी का एक बहुत ही आसान जरिया दिख रहा था। तो जब आरा आया तो रोहित ने भी बाबा जी से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे इस एंटिटी से सिद्ध करवाइए। पहले तो बाबा जी बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि अभी रोहित महज 18 साल का था और बाबा जी समझते थे कि जवानी में कुछ गलती ना कर बैठे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा जी मान जाते हैं, क्योंकि आखिरकार रोहित ने बाबा जी को 2 दिन के बाद खाना जो खिलाया था। इसलिए बाबा जी रोहित को एक बहुत ही सुनसान जगह, जो शमशान से करीबन 30 से 40 कदम ही दूर था और वो एक बंद गोडाउन जैसे दिख रहा था, वहाँ पे लेके आते हैं और उसको नग्न करके कुछ क्रियाएं कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कर्ण पिशाचिनी की क्रियाएं नहीं थी। इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन भाल को सिद्ध करना बस एक दिन की बात होती है। बस उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है, और वैसा ही रोहित ने किया। बाबा जी ने बोला कि रोहित, तुम्हें इस एंटिटी को पाने के लिए अपना रूप त्यागना पड़ेगा। तो रोहित ने उसी टाइम अपना बाल और मूछें काट ली और वही सिद्धि की पूजा लगातार 5 से 6 दिन चलती रही। ये 5 से 6 दिन चलने वाली पूजा तो नहीं थी, लेकिन रोहित क्योंकि बहुत ही जवान था, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए हर बार वो मंत्र बोलने में कोई ना कोई गलती कर ही रहा था। बाबा जी ये बात समझ भी रहे थे और बार बार रोहित को रेस्ट दे रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि रोहित ने अपनी माता को कॉल करके ये बोल दिया कि वो अभी तक दानापुर से निकला ही नहीं है, क्योंकि आज उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। उसकी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसकी मम्मी ने भी उसकी इस बात पे विश्वास कर लिया। अब जब रोहित को ये एंटिटी सिद्ध हो गई, तो रातों रात रोहित लखपति हो गया। और उसी दिन उसने जब वो घर गया तो उसके पास इतने पैसे थे कि उसने अपने लिए एक नया घर खरीदा, जहाँ पे वो अपनी मम्मी को रखता था। और उसने अपने लिए बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, जो करीबन अभी 40 लाख तक का हो चुका था। वो बिजनेस प्लॉट बेचने का था, जमीन बेचने का था। और अब रोहित को बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट भी होने लगे थे इस बिजनेस में, जिस वजह से रोहित भी बहुत खुश था और उसकी मम्मी भी रोहित की कामयाबी देख के खुश थी। अब 3 से 4 साल के बाद रोहित की शादी की उम्र आई। क्योंकि पैसा बहुत था, इसलिए रोहित को लड़की मिलने में बहुत दिक्कत नहीं हुई और रोहित शादीशुदा हो गया। उसके ठीक 1.5 साल के अंदर अंदर रोहित का एक बच्चा भी हो गया। और रोहित जैसे कि भूल ही गया था कि उसने आज से करीबन 5 से 6 साल पहले किसी एंटिटी से डील कर ली थी। अब क्या होता है, जब रोहित अपने काम पे जाता है सुबह करीबन 9:30 बजे, उसी टाइम वो एंटिटी रोहित के मन में आती है और बोलती है कि कर लिया तूने अपना काम, पा ली कामयाबी, अब मुझे मेरा प्रॉमिस पूरा कर। रोहित पहले टेंशन में आ जाता है, लेकिन उसके बाद वो मनी में उस एंटिटी से पूछता है कि क्या चाहिए तुमको। तो रोहित को वो एंटिटी बोलती है कि मुझे तुम्हारा वो बच्चा चाहिए। ये सुन के रोहित के पैर के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। रोहित ने वहीं पे उसके मनी में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और मनी में उसे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और बोली, उसका बेटा को बख्श दो, मुझे ले लो, मेरी पत्नी को ले लो, मेरे बेटे को बख्श दो, वो अभी बच्चा है। और ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, लेकिन इतने रिक्वेस्ट के बाद भी वो ना माना। जब रोहित की आंखें खुली तो बस स्टैंड पे वो बेहोश पड़ा हुआ था। आसपास के सारे लोग उसके ऊपर चक्कर मार के खड़े हुए थे और सब लोग बोल रहे थे कि तुम अभी जस्ट चिल्लाने लगे थे। रोहित गया, मुंह धोया और आज वो काम पे भी नहीं गया, घर पे वापस आया और वापस आते ही अपने बेटे के पास भाग के गया और देखा कि वो सही सलामत है। लेकिन उस दिन से रोहित अपने बेटे को घर के अंदर गेट के अंदर बंद करके रखने लगा
यहीं पे एक और बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता है। जब रोहित के पिता जब बाहर बैठे हुए थे और कुछ पढ़ लिख रहे थे, अपना प्लॉट बेचने के बारे में कुछ एग्रीमेंट आया हुआ था, उसी टाइम बाहर एक अघोरियों की टोली जा रही थी। उसी में से एक अघोरी चिल्ला के बोलता है कि रोहित, जिस एंटिटी से भी तुमने डील किया है वो एंटिटी तुम्हारे लड़के को नहीं छोड़ेगी। अगले 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा लड़का खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही रोहित की हालत खराब हो गई और रोहित जब बाहर जाके देखा तो तांत्रिक भी बहुत ही ज्यादा अघोर लग रहा था। इसलिए रोहित के पिता को वो याद करने लगा और अपने पिता से माफी मांगने लगा कि पापा, अब आप ही मुझे बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रोहित के पिता जो कि स्वर्गवास हो चुके थे, वो भी अब कुछ खास नहीं कर सकते थे। और जब अगले दिन वो जब अपने बेटे को खाना देने के लिए गया तो वो क्या देखता है कि उसका बेटा पड़ा हुआ है और हार्ट अटैक से खत्म हो गया है। और उस दिन के बाद से रोहित सिर्फ और सिर्फ लॉसेस और टेंशन से घिरा हुआ है। उसकी पत्नी के साथ भी उसका तलाक हो चुका है और उसकी माँ भी गुजर चुकी है। दोस्तों, मैं आखिर में आपसे क्या ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस वेडनेसडे को नित्यांश की जो वीडियो आने वाली थी वो उसके कुछ पर्सनल कारणों की वजह से नहीं आई है, लेकिन दोस्तों वेडनेसडे के रिप्लेसमेंट पे इसी संडे नित्यांश की स्टोरी आई, तो उसे भी ज़रूर देखने जाएं और इन चीज़ों से ज़रूर बच के रहें। जय श्री राम।